हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, जीडीपी का डेटा आया और आप सब ने उसके बारे में पढ़ा और सुना। तो क्या है इसकी असली सच्चाई और क्यों मार्केट्स इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं। साथ ही ये जो चाइना और जापान से हमारी दोस्ती, प्यार और मोहब्बत बढ़ रही है, इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा और एज यूजुअल मार्केट का डेटा हमें किस तरफ इशारा कर रहा है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जीडीपी डेटा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ने वो हेडलाइन नंबर्स देखी और उसे पढ़कर या देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, लेकिन थोड़ा हमें अंदर जाकर समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस जीडीपी के डेटा में क्या असलियत है। तो अगर हम जीडीपी का डेटा देखें, ये जीडीपी का डेटा अप्रैल से जून क्वार्टर का आया था और रियल जीडीपी 7.8% का हमें ग्रोथ देखने को मिला, फास्टेस्ट इन 5 क्वार्टर्स। काफ़ी एनकरेजिंग है। जो हमारे एस्टिमेट्स थे, अगर आप देखिए आरबीआई का खुद का एस्टिमेट 6.5 था और एसबीआई का भी 6.8 to 7 था, उसको एक्सीड कर गया। लेकिन असली कहानी कहाँ है? वो है नॉमिनल जीडीपी के नंबर्स में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर हमें स्लो डाउन देखने को मिला है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो रियल जीडीपी में जो हम इन्फ्लेशन से प्राइजेस को एडजस्ट करते हैं, इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, शोज एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रोथ, जबकि नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइजेस पर मेंटेन होते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपने 100 kgs का प्रोडक्शन किया और आपने 10 रुपए का प्राइस उस पर लगाया तो आपकी वैल्यू 1000 हो गई। लेकिन अगर आपने करंट प्राइजेस लिए, अगर आपने एडजस्ट नहीं किया, तो सेम प्रोडक्शन आपका यहाँ पर 20 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी महंगाई बढ़ गई तो आपने यहाँ पे 20 लिए, तो आपका जीडीपी यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखेगा। और जो रियल जीडीपी में होता है, इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है। तो दोनों फिगर्स को हमें देखना होता है और दोनों का इम्पैक्ट होता है। तो रियल जीडीपी में बढ़त देखने को मिली है, नॉमिनल जीडीपी में हमें गिरावट देखने को मिली है। इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें उनके, अगर हम कंपोनेंट्स को देखें, प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे पॉजिटिव रहे और इसके वजह से ही रियल जीडीपी बढ़ी। लेकिन नेट एक्सपोर्ट्स को अगर हम देखें तो वो नेगेटिव दिख रहा है। इंपोर्ट्स हमारे ज़्यादा हुए हैं और ये भी एक नेगेटिव है। जब तक हम अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, लॉन्ग टर्म में हमारी जीडीपी ग्रोथ सस्टेन नहीं करेगी। और डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखिए तो वो एक्सपोर्ट्स पर इतना ज़्यादा पुश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो भी अपनी जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं और इससे क्या रिस्क उभर कर आ रहे हैं। तो नॉमिनल जीडीपी में अगर आप देखें तो वहां पर भी 8.8% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से डाउन हुआ है। और अगर हम पिछले 3 क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो डाउन हुआ है। तो यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो टारगेट था 10.1%, वो भी मीट नहीं कर पाया है। अब जीडीपी डिफ्लेटर, ये बेसिकली इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता है और यही नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करता है। तो ये 0.9% है, यानी कि हमारी महंगाई गिरी है, लोएस्ट इन 23 क्वार्टर्स। अब देखिए यहाँ पर सारा खेला क्या होता है कि आप जो करंट प्राइजेस को आप जो कन्वर्ट करते हैं रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए उस बेस फैक्टर से और इस डिफ्लेटर से, वहीं पर सारा खेल होता है और उसी से नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। अब यहां पर कंसर्न क्या है? कंसर्न क्या है कि रियल जीडीपी लुक स्ट्रॉन्ग मेनली बिकॉज ऑफ लो इन्फ्लेशन, नॉट हायर आउटपुट। तो हमारे आउटपुट्स नहीं बढ़े हैं, हमारे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। इट इज बिकॉज ऑफ लो इन्फ्लेशन जो रियल जीडीपी हमारी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब इसका अगर इम्पैक्ट देखें कि ठीक है रियल जीडीपी बढ़ गई, नॉमिनल जीडीपी नहीं बढ़ी, सो व्हाट इज द इम्पैक्ट? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रेशर फिस्कल स्लिपेज पर पड़ेगा और हमारे बजट पर पड़ेगा। अब देखिए हमारे अगर FY26 अगर इस पूरे साल का
फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें, यानी कि जो हमारा कितना हम खर्चा करते हैं, कितनी आमदनी होती है सरकार की, उस पर अगर देखें तो हमारा डेफिसिट का जो टारगेट था वो 15.69 लाख करोड़, करीब 4.4% ऑफ जीडीपी था। तो ये हमने एज्यूम करके रखा था कि हम इसको मीट करेंगे। अब इससे अगर एक्सीड हो जाएगा तो हमारे यहाँ महंगाई भी बढ़ेगी और हमारी करेंसी भी वीक होगी। अब अगर हमारी नॉमिनल जीडीपी और गिर जाती है, यहाँ पे आपने देखा कि गिरी हुई है, 8.8% तक गिर गई, 10.8 से 8.8 गिर गई। अगर ये फर्दर गिरती है और इस रेंज पर आ जाती है तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम पड़ेंगे हमारी इकोनॉमी पर। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहली चीज तो ये कि इसके लिए हमें अपने डेफिसिट को कम करना पड़ेगा, यानी कि 15.69 लाख करोड़ का डेफिसिट हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। अब हमें डेफिसिट को कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे करेंगे? डेफिसिट कम करने का मतलब है टैक्सेस बढ़ाना और या तो सरकार को ज़्यादा आमदनी लाना। तो कहाँ से लाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और साथ ही जो हमारे कर्जे हैं उसे भी करीब 20,000 करोड़ कम करने पड़ेंगे। तो सरकार अपने कर्जे कैसे कम करेगी, कहाँ से पैसा लाएगी, ये सोचने वाली बात है। साथ ही हमारे जो खर्चे हैं उसे भी कम करना पड़ेगा। करीब 21,000 हमारे जो सरकार के खर्चे हैं उसे कम करना पड़ेगा। सरकार के खर्चे कम करने का मतलब जी आपके इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, आपकी जॉब्स कम होंगी, तो वो भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी हमें लाना पड़ेगा 17,900 करोड़ का। अब ये रेवेन्यू सरकार कहाँ से लाएगी? वंस अगेन टैक्सेस लगाओ, इधर नहीं तो उधर लगाओ, कहीं कम करो कहीं ज़्यादा लगाओ, पेट्रोल के दाम बढ़ाओ। तो ये सारा डेटा हमें क्या बता रहा है? ये सारा डेटा हमें बता रहा है कि जो हेडलाइन नंबर्स हैं रियल जीडीपी के, इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है। और यहाँ पर अभी जो है ना, अगले क्वार्टर्स में भी हमें देखना है कि हमारी रियल जीडीपी इसी रफ्तार से ग्रो करती है और नॉमिनल जीडीपी का क्या परफॉर्मेंस होता है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड आरए, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं। और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए जीडीपी से बाहर निकल के थोड़ा हम रेवेन्यू को भी देख लेते हैं कि वहां पर क्या पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। तो जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो 0.8% है इस क्वार्टर में, जबकि टारगेट हमारा था 10%। तो आप देख रहे हैं इतना ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। टैक्स कलेक्शन कम क्यों हो रहा है? जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि जो कंजम्पशन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, ज़्यादा कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं, तो टैक्स कलेक्शन आपका कम हो रहा है। इनकम टैक्स यहाँ पे पहले 4 महीने में ड्रॉप हुआ है, इनकम टैक्स कलेक्शन में ड्रॉप हुआ है। भैया जब जॉब ही कम होंगी तो इनकम टैक्स कहाँ से होगा? सैलरी घट जाएंगी
तो कहाँ से कम होगा, जबकि टारगेट हमारा 14.4% है। कॉर्पोरेट टैक्स भी वहाँ पर थोड़ी बढ़त हमें देखने को मिला है 2.9%। अब ये सब डेटा को हमें दिखाने का आपको पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो हम ये नंबर्स देख के खुश हो रहे हैं, क्या वो नंबर सस्टेनेबल हैं? क्या हमारी एनुअल जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी? उसमें बहुत बड़ा डाउट है। और अभी भी जो हमारी जीडीपी का क्रॉस प्रोजेक्शन है वो 6.6 से 6.5%। और दोस्तों ये बात हमें भूलना नहीं है कि जो टैरिफ का इम्पैक्ट इसमें अभी नहीं आया है। टैरिफ का ही अगर आप अकेले इम्पैक्ट देखें तो करीब 0.6% का इम्पैक्ट पड़ेगा जीडीपी में, तो इसमें से वो माइनस होगा। और साथ ही जिस तरीके से ये टैरिफ्स इम्प्लीमेंट होने के बाद जॉब्स पर खतरा मंडरा रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पर लाखों जॉब्स स्टेक पर हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी में लाखों जॉब्स स्टेक पर हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये हमें अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये हेडलाइन नंबर्स को देखकर बहुत ज़्यादा हमें खुश नहीं होना है। और अगर ये कहानी अच्छी है, अगर ये स्टोरी अच्छी है और जीडीपी में राइज हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन हमें इसे अगले क्वार्टर में भी कंटिन्यू होते हुए देखना है। जब भी आपका बेस छोटा होता है आपकी जीडीपी बढ़ती हुई दिखती है, और अब आपका बेस ऊपर हो गया, तो क्या अगले क्वार्टर में होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आइए दोस्तों एक और फैक्टर की बात करते हैं। बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं जापान और चाइना के साथ, वहाँ पर क्या हमें अपडेट मिल रहे हैं, आइए हम क्विकली इसको समराइज करते हैं। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जापान विजिट गए हैं और वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ होने के प्रोसेस में चल रहे हैं। तो जापान प्लेज्ड $67 बिलियन, करीब 10 ट्रिलियन येन, इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ओवर 10 ईयर्स। अच्छी बात है, जापान के साथ पार्टनरशिप ऑलरेडी हमारे कई लेवल्स पर चल रही हैं। हमारे कई प्रोजेक्ट्स पर जापान ऑलरेडी हमें फंड कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होता है। प्रश्न ये है कि कुछ महानुभाव लोग ये कह रहे थे कि हमारी इकॉनमी जापान से आगे निकल गई है, हमने जापान को पछाड़ दिया है, फिर हम जापान से क्यों लोन ले रहे हैं, हमें तो उन्हें लोन देना चाहिए। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो ज़रूर शेयर करिए। तो कहाँ कहाँ ये इन्वेस्टमेंट्स जाएंगे? तो डिफेंस कोऑपरेशन होगा, विच इज़ अ गुड थिंग। क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन होगा, जो आई थिंक रेयर अर्थ वगैरह पे भी कुछ वहाँ पर होने वाला है। सेमीकंडक्टर्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड थिंग। हाई स्पीड रेल नेटवर्क एक्सपेंशन, मे बी बुलेट ट्रेन्स वगैरह में कुछ होगा। स्किल ट्रेनिंग फॉर 50,000 इंडियंस इन जापान, तो ये की डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा एग्रीमेंट है, अगर ऐसा होता है हमारे देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन ध्यान में रखना है कि अगले 10 साल का प्लान है और किस रफ्तार से ये आगे होता है वो हमें देखना। जापानीज़ लोगों की एक खासियत होती है कि वो कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करते हैं, बहुत धीरे धीरे सुस्त करते हैं, स्लो एंड स्टीडी करते हैं। तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब चाइना की बात करते हैं, चाइना के साथ क्या हो रहा है? तो वहाँ पर ऐसे खबरें आई हैं, ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि एक्सपैंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज विद चाइना, तो हम उससे ट्रेड इन्वेस्टमेंट करेंगे, while addressing India's 100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट। 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, और एग्रीमेंट होगा तो आपको क्या लगता है कि बढ़ेगा कि घटेगा? और जब चाइनीज़ माल इंडिया में आएगा तो हमारा माल बिकेगा, ज़्यादा बिकेगा या कम बिकेगा? आप मुझे बताइए। इंडिया इज कंसिडर्ड ईजिंग रेस्ट्रिक्शंस on Chinese investment in selected non-sensitive sectors। तो चाइना आइए हमारे देश में और इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी मशीनें बेचिए। तो क्या बेचेंगे? मैन्युफैक्चरिंग में चाइना के साथ पार्टनरशिप होगी, रिन्यूएबल एनर्जी में होगी, ऑटो कंपोनेंट पे होगी। तो यहाँ पर क्या इससे हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा या उनकी इंडस्ट्री पर का बूस्ट मिलेगा? आप अपना व्यू ज़रूर शेयर करिए। अब आइए दोस्तों आज का डेटा पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग
इस डेटा पॉइंट्स को डेली ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपने वेबसाइट पर bulltrack.in पे BT प्राइम फीचर्स लॉन्च किया है। वहाँ पर ये शीट आपको डेली मिलेगी। साथ में वहाँ पर आपको कुछ स्पेशल वीडियो स्टॉक एनालिसिस के, सेक्टर एनालिसिस के भी मिलेंगे जो हमारे मेंबरशिप में भी रहता है। तो उसको जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो हमारे सपोर्ट नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का डेटा अगर हम देखें, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आज अगर निफ्टी को देखिए तो 200 पॉइंट्स अप रहे, काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। 24,625 पर क्लोज हुआ। कॉल आईवी, पुट आईवी में कोई मेजर बदलाव नहीं है, सिचुएशन रिमेन्स द सेम। असली चेंज हमें पुट कॉल रेशियो में देखने को मिला है, ह्यूज जंप। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जब भी पुट कॉल रेशियो में जंप होता है, 1 से ऊपर चला जाता है, वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करता है, 1-2 दिन ही सस्टेन करता है। क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये आगे देखने से पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये हमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रही है। विक्स भी लगभग उसी लेवल पर चल रहा है। और आज के दिन अगर देखें तो करंट मंथ में ज़्यादा OI ऐड नहीं हुआ है। तो वंस अगेन ये हमें ये बता रहे हैं कि भाई इतना कुछ पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव खबरें आई, GDP इतना चढ़ गया, पोजीशंस क्यों नहीं ऐड हो रही। तो ये हमें थोड़ा चिंता बता रहा है। नेक्स्ट मंथ में ऑफ कोर्स ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि वो अभी सीरीज दूर है। लेकिन प्रीमियम में ज़बरदस्त उछाल हमें देखने को मिला, 257 पॉइंट्स। मोस्ट लाइकली शॉर्ट कवरिंग का ये नतीजा है। लेकिन एंड ऑफ द डे प्रीमियम्स राइज हुई हैं, जबकि नेक्स्ट मंथ में प्रीमियम में हल्का ड्रॉप हुआ है। इसको मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इतना प्रीमियम में जंप, इसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते। और जो OI एडिशन है ये भी ठीक ठाक है, 2500 कॉन्ट्रैक्ट, कम नहीं होते हैं। टर्नओवर काफ़ी कम है, हमारी एवरेज 1 लाख करोड़ के आसपास होती है, ये उससे कम है। तो वॉल्यूम से ड्रिवन नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स को खरीदकर मार्केट को चढ़ाया गया है। यूजुअल सस्पेक्ट्स DIAs ने खरीदारी की होगी बड़े स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में, और वहाँ पर हमें राइज देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी हेल्दी है, 2000 से ज़्यादा स्टॉक्स अप रहे हैं। अब अगर FIIs की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें फ्राइडे के दिन तक, आज का डेटा नहीं आया है, ये थोड़ा लेट से आता है, रात में आता है। यहाँ हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है कि उन्होंने शॉर्ट्स को बढ़ाया है। तो ये डेटा हमें क्या बता रहा है? ये डेटा हमें थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। मैं इस डेटा को नेगेटिव नहीं कहूँगा। तो आइए अब चार्ट को भी क्विकली इवैल्यूएट कर लेते हैं, चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि इस लेवल पर हमें हेजिंग के साथ शॉर्ट्स को इनिशिएट करना है, और हमने आपके साथ शेयर किया था कि जैसे ही ये लेवल ब्रीच होगा हम नेकेड शॉर्ट्स भी रख सकते हैं। अगर आपने वो फॉलो किया होगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अब यहाँ पर सिचुएशन अगर आप देखें, 2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला कि स्टोकास्टिक इंडिकेटर अब ओवर सोल्ड टेरिटरी में चला गया है। मैंने 2-3 दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि उस टेरिटरी में ये घुसता हुआ दिख रहा है। साथ ही दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज का निफ्टी का वॉल्यूम काफ़ी कम है, तो ये राइज थोड़ा हमें क्वेश्चनेबल लगती है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, क्या करना है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा चार्ट के इंटरवल को चेंज करना है। तो ये 2 आवर इंटरवल का निफ्टी चार्ट है, और यहाँ पर अगर आपको याद होगा कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर हमारा एक बाय का इंडिकेटर शो कर रहा है। ये थर्सडे के दिन हमें देखने को मिला, लगभग इस कैंडल के आसपास हमें देखने को मिला था। तो हमने तब पहली बार आपके साथ शेयर किया था कि एक बाउंस आ सकता है। हालांकि हमने कहा था कि वो सस्टेन नहीं करेगा, और वो सस्टेन नहीं भी किया, दोबारा हमें फॉल भी देखने को मिला। अब यहाँ पर हमारा क्या व्यू है? तो एट दिस लेवल हमारा व्यू ये है कि शॉर्ट टर्म में रैली इज ओवर, हमें प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे कई इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं कि कम से कम ये रैली का अंत हो गया है, हमें फ्रेश सिग्नल का वेट करना चाहिए। तो आई थिंक अभी भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, और हमें इस वक्त एग्जिट ले लेना चाहिए। क्या हमें लॉन्ग जाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि
आज का डेटा सिर्फ आइसोलेशन में है, एक दिन का डेटा है, हम कल दोबारा रिविजिट करेंगे और वहां से कॉल लेंगे। तो वंस अगेन टू समराइज, इस वक्त हमें क्या करना है, शॉर्ट्स को कट करना है और ज़्यादा वेट नहीं करना है और नेक्स्ट पोजीशन के लिए फर्दर सिग्नल्स का वेट करना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।